वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी आपको क्लासेस है वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सा नकलची गेहूं का खरपतवार है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिला है, नकलची। नकलची होता क्या है, पहले उसे हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद में राइट आंसर आपको पता चल चुका है, गेहूँ सा। ठीक है, मतलब नकलची जो खरपतवार है गेहूँ का होता है, लेकिन क्यों, ऐसी क्या विशेषता होती है इसमें, तो याद रखिएगा। अब नकलची का मतलब होता क्या है, नकलची का मतलब याद रखिएगा, ऐसे भी नहीं होता कि पूरा प्लांट ही केवल प्लांट की जैसा ही हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कुछ प्लांट हो सकते हैं जो कि हो दिखाई देते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बीज, मान लीजिए गेहूं के बीज है या फिर किसी और के बीज है, जैसे कि सत्यानाशी देख लीजिए, सरसों के बीज और सत्यानाशी के बीज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी करेक्टर ऐसा है जो कि उसमें सेम है, जैसे कि सरसों और सत्तानाशी का है, गेहूँ और गेहूँ सा का है। गेहूँ और गेहूँ सा का तो क्या है, पूरा पेड़ ही मिलता जुलता है, लेकिन सत्तानाशी का केवल बीज मिलता है। मतलब कोई सा भी प्लांट पार्ट अगर सेम दिखता है तो उसे हम नकलची खरपतवार के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, नकलची गेहूं का खरपतवार कौन सा होता है, वो होता है गेहूं सा। और इसके कंट्रोल के लिए याद रखिएगा, मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिला है, क्रांतिक अवस्था। तो इसकी अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो क्रांतिक अवस्था का मतलब वो होता है कि जब फसल को जल मांग, मतलब उसे पानी की ज़रूरत होती है, अगर उस टाइम आपने पानी दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपकी जो उपज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सीधी भाषा में बता रहा हूँ। याद देखिए, क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी फसल है, उसको पानी की ज़रूरत है, और अगर आपने पानी दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी जो उपज है वो कम हो जाएगी। मतलब जब उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसी अवस्था को क्रांतिक अवस्था बोला जाता है। और मक्का की सबसे क्रांतिक अवस्था होती है टेसलिंग। इसके अलावा सिल्किंग होती है, लेकिन सिल्किंग पहले हम टेसलिंग में करते हैं, फिर हम सिल्किंग में करते हैं। अब ये टेसलिंग होती क्या है, याद रखिएगा कि जो मक्का में जो नर पुष्प होता है उसे हम टेसल बोलते हैं, और जो मादा पुष्प होता है उसे हम बोल लेते हैं सिल्क बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टेसल, जो नर पुष्प होता है उसे हम बोलते हैं टेसल, और मादा को बोलते हैं सिल्क। तो याद रखिए, टेसल आने की जो क्रिया होती है उसे हम टेसलिंग कहते हैं, और सिल्क आने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सिल्किंग कहते हैं। ओके, वर्ड क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया कि कौन सा पोषक तत्व पौधों में कीट एवं बीमारियों के प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करूँ तो याद रखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनके एक लक्षण याद रखिएगा कि नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायता करता है, याद रखिए नाइट्रोजन। फास्फोरस क्या करता है, याद रखिएगा कि फास्फोरस जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा कि जीवन की कुंजी किसे बोला जाता है, जीवन की कुंजी किसे बोला जाता है, तो याद रखिए वो भी फास्फोरस को ही बोला जाता है। और फास्फोरस की कमी का एक मुख्य लक्षण है कि जब इसकी कमी होती है तो पत्तियों पर बैंगनी, पर्पल कलर, हल्के से रेड, याद रखिएगा हल्के से रेड या फिर बैंगनी कलर का क्या होता है, सिम्टम दिखाई देते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो इसी को याद रखिए, इसका प्रमुख लक्षण माना गया है फास्फोरस की कमी का, जो कि मुख्यतः मक्का में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम की याद रखिएगा, जो रंध्रों को बंद करने और खोलने में जो सहायता करता है वो भी पोटेशियम होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, याद रखिए ट्रैफिक पुलिस किसे बोलते हैं, तो याद रखिए ट्रैफिक पुलिस भी याद रखिए पोटेशियम को ही बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ पौधों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है, वो किसके द्वारा पैदा की जाती है, तो याद रखिए वो भी पोटेशियम के द्वारा ही पैदा की जाती है। इन तीनों चारों पॉइंटों को याद रखिएगा, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चंस तो पक्का एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बोल्टिंग किसका दैहिक विकार होता है। दैहिक विकार मतलब फिजिकल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर पूछा गया बोल्टिंग। तो बोल्टिंग होता है, याद रखिए प्याज में होता है। मतलब याद रखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पुष्पन हो रहा है, ठीक है, तो इसके तो बगल लीजिए, जो पुष्पन हो रहा है तो पुष्पन से पहले क्या है, डंठल निकलाना। पुष्पन से पहले ही क्या हो ना, डंठल निकल आना है, क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। और ये जब कोई मान लीजिए हाई टेम्परेचर हो जाता है उस कंडीशन में ये हो जाता है। ठीक है, बोल्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है। तो याद रखिए खरपतवार की बात कर रहे हैं, और वो भी परजीवी। परजीवी का मतलब होता है, याद रखिए वो खुद अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे पर वो जीवित रहता है। परजीवी मतलब पर मतलब परा,
कैसे भी याद रख सकते हो, पर मतलब दूसरा होता है। वैसे याद रखिए, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पर मतलब होता है दूसरा, मतलब खुद अपना भोजन तैयार नहीं करता, मतलब दूसरे से वो अपना भोजन तैयार करता है, तो उसी को बोला जाता है परजीवी। तो अब यहाँ पर याद रखिए, रेंज का एक परजीवी खरपतवार होता है, लेकिन कैसे? अब सर ये भी तो बताइए कि कैसे होता है। तो याद रखिए, जो रेंजगा होता है तो इस पर याद रखिए एक खरपतवार होता है। अब वो खरपतवार कौन सा होता है उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। वो होता है अमरबेल। याद रखिएगा, अमरबेल जिसे हम कसकुटा भी बोलते हैं। तो ये अमरबेल क्या करता है, याद रखिए, रेंजगे से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो समझ गए ना? ठीक है, परजीवी फसल होना चाहिए था। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग फसल होना चाहिए था, खरपतवार नहीं है। खरपतवार तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है अमरबेल। अगर मान लीजिए अमरबेल आपको देखने को मिलता, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ओरोबंकी आप लोगों को देखने को मिलता, ये खरपतवार होते हैं, लेकिन परजीवी फसल है। सॉरी, खरपतवार ही रहेगा यहाँ पर, थोड़ा सा बस ऑप्शंस के ऊपर आपको डिपेंड करना था कि परजीवी खरपतवार है तो वो रेंजगा का होता है, कौन सा होता है, अमरबेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि संयुक्त उर्वरक कौन सा है। तो वो होता है इफ्को-2। संयुक्त का या फिर हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र भी जिसे बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का डीएपी हुआ, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है वो भी। और डीएपी याद रखिए जल में घुलनशील होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे टुरमेलाइन, जिसे टर्मेलाइन या टुरमेलाइन के नाम से भी जानता है। और इसमें पूछा गया है बोरोन का कितना % होता है। तो याद रखिए, बोरोन इसमें लगभग 10% होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोरोन का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो बोरोन का मुख्य अयस्क होता है टर्मेलाइन। ठीक है, याद रखिएगा, कैसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं कि पपीता एपोसाइनेसी बिल्कुल नहीं है, करोंदा का होता है एपोसाइनेसी, पपीता का तो कैरिकेसी होता है, पपीता का तो कैरिकेसी होता है। फालसा का क्या होता है, टीलिएसी होता है। हमने देखा था जूट और फालसा का टीलिएसी होता है, कैरिकेसी तो पपीता का होता है। आम का एनाकार्डियेसी होता है, आम का एनाकार्डियस है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लीची का अगर हम बात करें तो लीची का रोजेसी ही होता है। ठीक है, चलिए, लीची का सेपेंडेंसी होता है, सॉरी रोजेसी नहीं होता, रोज का रोजेसी होता है, सेपेंडेंसी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वर्षा को मापा जाता है। अब वर्षा को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं, याद रखिए, रेन गेज का। रेन गेज का प्रयोग वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए, जो वायु है उसमें आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग जल्दी से बता दीजिए, आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा खरपतवार का प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। तो याद रखिए, जो आपका मोता है जिसे हम साइप्रस रोटेंडस बोलते हैं। ठीक है, तो साइप्रस रोटेंडस का जो प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक दिन में चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो रानीखेत रोग है जिसे हम न्यूकेसल रोग के नाम से भी जानते हैं। रानीखेत मुख्यतः याद रखिए हम मुर्गियों में होता है। ठीक है, मुर्गियों को टर्की के नाम से भी जाना जाता है। और टर्की में मुख्यतः याद रखिएगा मुर्गी भी आता है, टर्की भी आता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए बतख है, ये सारे क्या होते हैं, टर्की या कुक्कुट के अंतर्गत ही आते हैं। टर्की याद रखिएगा, टर्की से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि याद रखिएगा जो मुर्गी का अंडा है वो 21 दिन में तैयार हो जाता है, मतलब जो चूजा है वो अंडे से 21 दिन में बाहर आ जाता है। लेकिन जो टर्की होता है याद रखिएगा, उसमें अंडे से चूजे को बाहर आने में कितने समय लगता है, कितने दिन का समय लगता है, तो वो लगता है 28 दिन का समय लगता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था कि एक दिन में चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जा सकता है। तो वो किया जाता है रानीखेत के लिए। और किसका किया जाता है, लासोटा का किया जाता है, जिसे हम F1 स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर पूछा गया है कि मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया देशीय नस्ल। ठीक है, देशज नस्ल जिसे हम बोल सकते हैं, भारतीय नस्ल जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो होती है असील। और वो असील नस्ल की मुख्य पहचान होती है इसे लड़ाने के लिए, मतलब लड़ाकू नस्ल किसे कहते हैं, असील को कहते हैं। अब लड़ा रहे हैं तो हमारा उससे क्या होगा, मनोरंजन भी होगा। इसलिए आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुर्गी की ऐसी नस्ल बताइए जिसका प्रयोग मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं है। अगर कोई मुर्गी लड़ेगी तो आपको तो आनंद आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको या तो पूछेगा वो मनोरंजन करने के लिए, या फिर आपको पूछेगा लड़ाकू नस्ल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिएगा असील नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है। तो वो होती है, याद रखिए, ल्यूकोसिस होती है। कौन सी होती है, ल्यूकोसिस होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्पेशल तौर पर आपको याद रखना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि टेंसियोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिए मृदा का पृष्ठ तनाव। क्या मापा जाता है? पृष्ठ तनाव मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाने से जल की कितनी बचत हो जाती है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि 10 से 15% तो नहीं होगी, ठीक है, 20 से 30% भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं फव्वारा, तो उससे ही लगभग 30 से 40% पानी की बचत हो जाती है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। और 80 से 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 80% तो कोई बचेगा नहीं पानी, ठीक है, तो ये भी हम नहीं मान सकते। तो राइट आंसर क्या माना जाएगा? 40 से 50। वैसे अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता 50 से 60, तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, ठीक है। ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी सब्जी विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। मतलब ऐसी कौन सी सब्जी है यहाँ पर ऑप्शंस में जिसमें विटामिन सी अच्छा पाया जाता है? मटर, भिंडी, प्याज या फिर हरी मिर्च। तो याद रखिए आप भिंडी की अगर बात करेंगे तो ये आयोडीन का स्रोत होता है, हरी मिर्च होता है ये विटामिन सी का स्रोत होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, मतलब मटर होता है ये प्रोटीन का स्रोत होता है, प्रोटीन लगभग 21% पाई जाती है। और प्याज होता है उसमें क्या होता है? प्याज में एक कवक रोधी एक तत्व होता है जिसे हम कैटकोल के नाम से जानते हैं। प्याज का पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, प्याज में जो तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। और क्या बच गया इसका? हाँ, ये क्वेश्चंस बनते हैं प्याज से, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे प्याज, तो प्याज में बोल्टिंग की क्रिया भी पाई जाती है, अभी हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ईंट के भट्टों के पास कौन से फलों का बाग नहीं लगाना चाहिए। तो याद रखिएगा आम का नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्यों? रीज़न क्या है? तो याद रखिए इसका रीज़न है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसी जगह आपने बाग लगा दिया आम का जहाँ पर क्या है, ईंट के भट्टे हैं, ईंट जहाँ पर पकाई जाती है, अगर वो चिमनियाँ ईंट की है वहाँ पर, तो क्या होगा? उन चिमनियों से क्या होगी? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? जो आम होता है उस पर याद रखिए एक ब्लैक टिप नामक रोग को जनरेट कर देगी, मतलब उसको उत्पन्न कर देगी, ठीक है। और ये ब्लैक टिप रोग होता है किससे? याद रखिएगा ईंट के भट्टों से निकलने वाली सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस से होता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, हर तरीके से आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। ईंट के भट्टों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे क्या होता है? आम के ब्लैक टिप रोग हो जाता है। किसका बाग नहीं होना चाहिए? आम का नहीं होना चाहिए। अब पूछे कि कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 8 से 10 किलोमीटर तो दूरी होनी ही चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा याद रखिए जो ब्लैक टिप है इसका रोग का कारण बोरोन तत्व की कमी होती है। बोरोन तत्व की कमी भी हो जाती है तो भी याद रखिए ब्लैक टिप हो जाता है। ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ईंट के भट्टे ये बस उसी के कारण होता है, ऐसे तो नहीं होता है। याद रखिए बोरोन तत्व की कमी से भी ये हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों ही कारण आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, लू से बचाव हेतु बाग की किस दिशा में टाँटियाँ लगाई जाती है। टाँटियाँ का मतलब याद रखिएगा जिससे क्या हो? हवा रुक जाए, जो कि एक विंड ब्रेक्स का काम करे, मतलब हवा की जो तेज़ गति से आती है उसको स्पीड को कम कर दे, उन्हीं का याद रखिएगा इसका प्रयोग किया जाता है। और ये मुख्यतः लगाई जाती है याद रखिए पश्चिमी दिशा में। लू से बचाव हेतु बाग की किस दिशा में टाँटियाँ लगानी चाहिए? या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है विंड ब्रेक्स, मतलब जो स्पीड को कम करने के लिए जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं बड़े बड़े, उनको किस दिशा में लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इतना तो जानते हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो याद रखिए इस दिशा में लगाते हैं। किस दिशा में लगाते हैं? इस दिशा में लगाते हैं। अब ये दिशा कौन सी हुई? उत्तर पश्चिम हुई, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक कौन सा है। तो याद रखिए टमाटर जो केचप है इसको संरक्षित अगर आपको करना है तो आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करोगे। और इसमें भी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि परिरक्षण का कार्य करता है? तो ये होता है बेंजोइक अम्ल होता है। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि अमरूद की किस्म कौन सी है। तो याद रखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ढोल का, तो ढोल का किसकी होती है? ढोल का हुआ हाथी जुलवा, ये आंवला की होती है। ढोल का होती है अनार की होती है। तोतापुरी होती है, ये आम की होती है। लेकिन लखनऊ 49 याद रखिए ये होती है अमरूद की वैरायटी होती है। याद रखिएगा जो तोतापुरी है ये आम की वैरायटी है, ढोल का है अनार की वैरायटी है, हाथी जूल है ये आंवला की वैरायटी है, और लखनऊ 49 है जिसे हम सरदार के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिए ये होती है अमरूद की वैरायटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस है, सारे डाउट आपको क्लास के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले पाए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए एग्री लर्नर्स पॉइंट।